प्यारे विद्यार्थियों, आरोह भाग 2 काव्यखंड विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 2 जिसमें कविता का नाम है पतंग और इसके रचयिता यानी कवि हैं आलोक धनवा जी। हम पहले इस कविता का सार पढ़ लेते हैं कि इस कविता में मुख्य बात क्या कही गई है, फिर आगे हम कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आइए पहले हम कवि आलोक धनवा जी द्वारा रचित कविता पतंग का सार पढ़ते हैं। समकालीन हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, देखिए समकालीन हिंदी साहित्य में जो आलोक धनवा जी हैं उनका प्रमुख स्थान है। तो प्रमुख कवि श्री आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग कविता, उनके काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। याद रखना ये बात कि यह कविता आलोक धनवा जी के प्रसिद्ध काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से संकलित है। याद रखना ये बात, क्योंकि ऐसा प्रश्न आ जाता है कि पतंग कविता कवि आलोक धनवा जी के किस काव्य संग्रह से उद्धृत की गई या संकलित है। तो आपको याद रखना है दुनिया रोज बनती है, ये इनका काव्य संग्रह है, उनमें से ये कविता ली गई है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का मनोहारी चित्रण किया है। देखिए बाल सुलभ, बचपन में बहुत सारी क्रीड़ाएं, इच्छाएं, उमंग होती हैं, उत्साह होता है किसी भी कार्य को करने का। तो आलोक धनवा जी ने बाल सुलभ इच्छाएं, बचपन में जितनी भी इच्छाएं थी, देखिए बचपन की अवस्था जो होती वास्तव में उसकी अटखेलियां, नटखटपन हमेशा याद रहता है। तो बचपन की अटखेलियां ताउम्र याद रहती हैं। बाल सुलभ इच्छाओं का और साथ में उनकी उमंगों का बड़ा मनोहारी चित्रण किया गया है इस कविता में। पतंग जो है बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा स्वप्न है। बच्चों ने पतंग उड़ाए होंगे, आपने भी उड़ाए होंगे, शायद बचपन में बहुत सारी क्रीड़ाएं की होंगी। तो वही बात यहाँ पर है कि पतंग जो है बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आपने देखा होगा पतंग जो होते हैं रंग बिरंगे होते हैं, विभिन्न आकार में होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, रंगीन होते हैं। और आकाश में जब ये पतंगे उड़ती हैं तो बड़ा ही अच्छा और मनोरम चित्रण प्रस्तुत करती हैं। तो ये चीजें यहाँ पर स्पष्ट की कि बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है जिसमें वे खो जाना चाहते हैं। आज भी अगर हम वापस अपने बचपन में लौटना चाहें तो बड़ा ही प्यारा मासूम सा हमारा वो बचपन था जिसमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था, सिर्फ अपनी मस्ती में चूर रहना। ये बातें हर कोई चाहता है कि हम दोबारा से अपने बचपन में लौट जाएं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो बच्चे जो हैं रंग बिरंगा सपना उनका पतंगों के समान होता है और वे उसी में खो जाना चाहते हैं। आकाश में उड़ती हुई पतंगों को बाल मन छूना चाहता है। आसमान में जब पतंगे उड़ती हैं बड़ी अच्छी लगती हैं, मन को भाती हैं। और जो बच्चे होते हैं उनका मन क्या करता है, उन पतंगों को छू लें, किसी भी तरीके से वो पतंग उन्हें मिल जाए, उन्हें छूना चाहता है। तो यहाँ पर ये बात मुख्यतः कही गई है। आगे जो और कुछ इसमें जो समझाया गया है, शुरुआती पद्यांश जो है उसमें जो बात स्पष्ट की गई वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पहले पद्यांश में कवि ने क्या कहा है। पहले पद्यांश में कवि समझाना चाहता है कि सबसे तेज बौछारों के समय का अंधेरा व्यतीत हो गया है, बीत गया है। तो तेज बौछारों का समय, तेज बौछारें, बारिश जब आती है तो उनकी बूंदें जब गिरती है तो उन्हें बौछारें कहा जाता है। बौछारों का समय का अंधेरा व्यतीत हो गया, बीत गया है। और खरगोश की आंख के समान, खरगोश की आंखें जो होती हैं यहाँ पर एक बिंब सा खींचा गया है। खरगोश की आंख के समान लालिमा युक्त, लाल सौंदर्य में, सौंदर्य बहुत अच्छा सुंदर लगने वाला प्रकाश युक्त
के खरगोश को देखे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी कहा कि लालिमा युक्त, उसकी आंख के समान लालिमा युक्त सौंदर्य वही प्रकाश युक्त सवेरा हो गया है। शरद, देखिए शरद ऋतु को यहाँ मानव के रूप में चित्रित किया है, मानवीय गण अलंकार है, ये बात याद रखें। जो शरद है, शरद ऋतु की बात हो रही है, तो वो शरद क्या है, अनेक झाड़ियों को पार करता हुआ तथा नई चमकदार साइकिल। देखिए शरद को कैसे चित्रित किया गया, मानव के रूप में चित्रित किया गया है, तो मानवीय गण अलंकार पहली बात यह है। शरद जो है वो क्या है, अनेक झाड़ियों को पार करता हुआ, लेकिन कैसे, नई चमकदार साइकिल के ऊपर वो बैठा हुआ तेज गति से, मतलब तीव्र गति से साइकिल को चला रहा और साथ साथ में घंटी बजा रहा है। जैसे डाकिया, आपने देखा होगा डाकिया डाक लाया, तो वो साइकिल पर आता और घंटी बजाता है। वैसे ही यह शरद जो है अनेक झाड़ियों को पार करता हुआ नई चमकदार साइकिल की तेज गति से दौड़ता हुआ और घंटी बजाता हुआ चला आया हो। वह चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को बुलाता है। अब देखिए चमकदार साइकिल है तो चमक तो अपने आप होगी यहाँ पर, तो यही बात है यहाँ पर चमकीले इशारों से, मतलब जब चमक पड़ती है चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों का समूह, वहां आसपास बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, उधर से झाड़ियों में से शरद चमकीली साइकिल को चलाता हुआ तेज गति से घंटी बजाता हुआ जब उनके समीप से निकलता गुजरता है, तो यहाँ पर कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपने चमकीले इशारों से बुला रहा हो, अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। वह स्वयं के सौंदर्य से आकाश को इतना सुंदर तथा मुलायम बना देता है जिससे कि पतंग ऊपर उठ सके। तो कहने का अर्थ क्या है कि वो शरद अपने चमकीले इशारों से स्वयं के सौंदर्य से आकाश को इतना सुंदर और मुलायम बना देता है ताकि वो पतंग जो है कहीं भी किसी भी रूप में कहीं उलझ करके ना रह जाए, ऊपर आसानी से उठ सके, ऐसा वातावरण तैयार कर देता है अपने सौंदर्य से। तो पहले पद्य में ये बात हम देखेंगे, पढ़ेंगे। दूसरा पद्यांश अगर दिया गया है तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसका साथ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चे जन्म से ही कपास के समान कोमलता लेकर के आते हैं। सब जानते हैं बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं, मुलायम से होते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है कि बच्चे जन्म से ही कपास के समान, कपास आपने देखी होगी खेतों में जो कपास उगती है, जब उसको हाथों में लेते हैं तो बड़ी मुलायम होती है, वो सॉफ्ट होती है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं, बड़ी मुलायम होती है। तो वैसे ही बच्चे भी जो है कपास के समान कोमल होते हैं और कोमलता ही लेकर के आते हैं। पृथ्वी भी, ये जो पूरी पृथ्वी है उनके बेचैन पांवों के साथ घूमने लगती है। बेचैन होते पांव क्योंकि वो टिकना नहीं चाहते हैं, कहीं भी एक स्थान पर बैठ करके टिक ही नहीं सकते, बेचैन रहते हैं जब तक वो घूमे फिरे नहीं। तो यही बात है, उनके बेचैन पांवों के साथ घूमने लगती है पृथ्वी भी। जब ये बच्चे झूला झूलते हुए आते हैं तो दिशाओं के नगाड़े बजने लगते हैं। तो बच्चे जब ये झूला झूलते, बच्चों को झूले बड़े प्रिय होते हैं, तो ये झूला झूलते हुए जब आते हैं तो सभी दिशाओं में यहाँ नगाड़े बजने लगते हैं। ये बात उसमें स्पष्ट की गई है। कहने का भाव क्या है, यहाँ पर इस कविता में पतंग के माध्यम से कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उनकी उमंगों का बड़ा मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। आइए अब हम दिए गए पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कर लेते हैं।